नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। कुछ कारणों की वजह से 17, 18 और 19 अक्टूबर की द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज पोस्ट नहीं हो पाई, इसलिए आज 20 अक्टूबर 2021 को पहले 17, 18 और 19 अक्टूबर की खबरें पोस्ट होंगी और फिर उसके बाद 20 अक्टूबर की खबरें पोस्ट। तो चलिए 17 अक्टूबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है न्यू दिल्ली टू होस्ट एनएसएज ऑन अफगान इशू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नई दिल्ली अफगान मुद्दे पर एनएसए की मेजबानी करेगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 महीने बाद भारत अफगानिस्तान के भविष्य पर क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करने की योजना बना रहा है। यह 20 अक्टूबर को मॉस्को वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक आधिकारिक टीम भेज रहा है, जिसमें तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री शामिल होंगे। भारत ने नवंबर में एक बैठक के लिए क्षेत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को नई दिल्ली में आमंत्रित किया है, जिसमें पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ भी शामिल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मार्जिनल डिप इन डीयू थर्ड कट ऑफ लिस्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डीयू की तीसरी कट ऑफ में मामूली गिरावट। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शनिवार को तीसरी कट ऑफ जारी की, जिसमें पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक अंकों में 0.25% से 1.5% की गिरावट देखी गई। भले ही कट ऑफ उच्च स्तर पर बनी हुई है, छात्रों के लिए आशा की एक किरण है, क्योंकि लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। पहले 2 कट ऑफ के तहत 51,000 से अधिक छात्रों ने विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। तीसरी कट ऑफ के तहत प्रवेश प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी। हंसराज कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज और हिंदू कॉलेज में बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र 99% की कट ऑफ पर खुला है, जबकि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ने बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र के लिए कट ऑफ 98% यानी 98% आकी है, जबकि रामजस कॉलेज में कट ऑफ 98.75 यानी 98.75% आकी गई है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने पाठ्यक्रम के लिए उच्चतम कट ऑफ 99.5% रखी है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 98.5% की मांग कर रहा है। बीए ऑनर्स अंग्रेजी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, व्यावसायिक अध्ययन कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, गार्गी कॉलेज और हंसराज कॉलेज में उपलब्ध है। हालांकि यह 2 कॉलेज और भारतीय कॉलेज में बंद है। एलएसआर ने बीए ऑनर्स अंग्रेजी के लिए कट ऑफ 98.75% से 98.5% पर आकी है, जबकि हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज ने कट ऑफ 98% आकी है। राजनीति विज्ञान ऑनर्स, जो सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में से एक है, आर्यभट्ट कॉलेज, मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज में बंद है। लेडी श्रीराम कॉलेज ने सभी कॉलेजों में पाठ्यक्रम के लिए सबसे अधिक कट ऑफ 99% आकी है, जो दूसरी सूची में 99.5% से कम है। कोर्स के लिए सीटें ARSD 98%, दौलत राम कॉलेज 98.5%, DCAP 98%, दयाल सिंह कॉलेज 97.5%, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज 97% और किरोड़ीमल कॉलेज 98.75% में भी उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज टाइटल है SDMC लॉन्चेस स्मार्ट पार्किंग ऐप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। SDMC ने लॉन्च किया स्मार्ट पार्किंग ऐप। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम MDMC ने गुरुवार को एक मोबाइल एप्लीकेशन माई पार्किंग लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निगम के अधिकार क्षेत्र में खाली पार्किंग स्थानों का विवरण प्रदान करना है। यह उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से रिक्त स्थानों को बुक करने की भी अनुमति देगा। वर्तमान में 4 SDMC क्षेत्रों मध्य, दक्षिण, पश्चिम और नजफगढ़ के भीतर 145 सतह स्तरीय पार्किंग स्थल, 6 बहुस्तरीय और 2 स्वचालित पार्किंग स्थल चालू हैं। स्थानीय निवासियों ने स्थान कमी और कोई वाहन
सुरक्षा नहीं की पिछली चिंताओं का हवाला देते हुए एससीएमसी पार्क पहल प्रशंसा की और कहा कि हम अपने घरों के पास दोपहिया पार्किंग का प्रबंधन करने में सक्षम थे, लेकिन मेरे दोस्तों को जगह कमी के कारण अपनी कारों को दूर दूर के कोनों में पार्क करना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप कार के पुर्जे जैसे बैटरी कई मौकों पर चोरी हो गए थे। यह पहल सुरक्षा और स्थान के मामले में मदद कर सकती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है एयर क्वालिटी फॉल्स टू पुअर लेवल इन दिल्ली। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर। अधिकारियों के अनुसार शहर की हवा की गुणवत्ता शनिवार को खराब स्तर पर पहुंच गई और रविवार को भी यही रहने की संभावना है। दिल्ली के कई हिस्सों जैसे आनंद विहार, बवाना और पंजाबी बाग में वायु की गुणवत्ता में और भी घटोत्तरी हुई है, जिसके कारण यहाँ की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी सफर यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एक प्रमुख प्रदूषक बढ़ते PM 2.5 में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का योगदान शनिवार को बढ़कर 14% हो गया। साथ ही क्षेत्र में आग लगने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 1572 हो गई, जो शुक्रवार को 500 के करीब थी। यह पिछले साल इस अवधि में दर्ज की गई आग की संख्या से अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के शाम 4 बजे के बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली का AQI शनिवार को 284 था, जो शुक्रवार को 198 था, जो पिछले 24 घंटों का औसत है। CPCB के वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार शाम 7 बजे तक AQI 305 की रीडिंग के साथ बहुत खराब श्रेणी में और भी खराब हो गया। सफर ने एक बयान में कहा कि आग की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हवा की दिशा अनुकूल है, उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आने के प्रभाव में कल यानी कि रविवार तक हवा का रुख पूर्व की ओर हो जाएगा और बारिश की संभावना है। AQI में सुधार का अनुमान है, लेकिन कल के लिए यह खराब श्रेणी में रहेगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसके मध्यम रहने की संभावना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों और जलवायु परिस्थितियों में पराली जलाने के संयुक्त प्रभाव के कारण सर्दियों के दौरान बढ़ जाता है, जो वायु की गति को कम करता है और प्रदूषकों को फंसाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। ये टाइटल है IPFT TIPRA टू वर्क ऑन ट्राइबल स्टेट डिमांड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आदिवासी राज्य की मांग पर काम करेंगे IPFT और TIPRA। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भाजपा के सहयोगी IPFT सहित त्रिपुरा के क्षेत्रीय दलों और स्वदेशी समुदाय के कुछ प्रमुख बुद्धिजीवियों ने शनिवार को एक अलग आदिवासी राज्य के लिए एक आंदोलन को कारगर बनाने और विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने की योजना पर चर्चा की। वे 2 प्रमुख मांगों पर संयुक्त आंदोलन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए IPFT महासचिव मेवर कुमार जमातिया द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। एक सरकारी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन TIPRA के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देवबर्मन और अध्यक्ष विजय कुमार हरंगहाल शामिल हुए। बैठक के बाद श्री देवबर्मन ने कहा कि उनके ग्रेटर टिपरालैंड आदिवासियों के लिए अलग राज्य और IPFT के टिपरलैंड का विचार लगभग एक जैसा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों और अन्य जो भाषा एकता में विश्वास करते हैं, त्रिप्रासा स्वदेशी लोगों खातिर एक साथ काम कर सकते हैं। IPFT कुछ ठोस प्रस्तावों के साथ कुछ दिनों के भीतर मेरे पास वापस आ जाएगा, उन्होंने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है IMD इश्यूज येलो अलर्ट फॉर 7 डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IMD ने केरल के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। केरल के कई जिलों में रविवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन शनिवार को मध्य और दक्षिणी जिलों में बारिश का प्रकोप तब तक कम होने की उम्मीद है। IMD मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र, जिसने शनिवार को तीव्र बारिश की, शनिवार की रात केरल के ऊपर अंतर्देशीय
स्थानांतरित होने और उसके बाद कमजोर होने की उम्मीद थी। आईएमडी के एक अपडेट में कहा गया है कि पठान मथिटा, अलापुझा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले रविवार को अलग अलग भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट पर हैं। आईएमडी ने अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। केरल तट और लक्षद्वीप समूह के साथ खराब मौसम की संभावना को देखते हुए मछुआरों को रविवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र ने कम दबाव वाले क्षेत्रों में संगठित होकर पिछले एक सप्ताह में केरल में बारिश ला दी है, लेकिन आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी कि दोनों प्रणालियां आगे तेज होंगी। पिछले कुछ दिनों में आईएमडी ने केरल तट के करीब दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव प्रणाली के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अक्टूबर के पहले 16 दिनों में सभी 14 जिलों में अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें 11 जिलों में इस अवधि के दौरान बड़ी अधिक यानी सामान्य से 60% अधिक का प्रस्थान दर्ज किया गया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है द ग्रेट इंडियन किचन गेट्स केरला बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन किचन को मिला केरल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। एक दमनकारी पितृसत्तात्मक परिवार के भीतर एक महिला की साहसिक लड़ाई के चित्रण से जियो बेबी द ग्रेट इंडियन किचन, जिसे 51वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। शनिवार दोपहर पुरस्कारों की घोषणा की गई। जियो बेबी ने सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार भी जीता। जूरी चेयरपर्सन सुहासिनी के अनुसार फिल्म का चयन करना, जिसमें जोर दिया गया था कि लोकतंत्र घर से शुरू होना चाहिए, जूरी के लिए एक सर्वसम्मत निर्णय था। जयसूर्या ने वेल्लम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का अपना दूसरा राज्य पुरस्कार जीता, जिसने एक शराबी की कहानी को आगे बढ़ाया, जबकि अन्नाबेन ने कप्पला में एक भोली युवा महिला के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला जीता, जिसे बातचीत करनी है जब वह बड़ी दुनिया में बाहर जाती है तो कई नुकसान होते हैं। सिद्धार्थ युवा ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। लेखक निर्देशक सची, जिनका पिछले साल निधन हो गया, ने अपनी पिछली फिल्म अयप्पन कोशियुम के लिए भी विजेता सूची में जगह बनाई, जिसने लोकप्रिय अपील और सौंदर्य मूल्य के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियों में वृद्धि के मद्देनजर जूरी के लिए 2 स्तरीय तंत्र शुरू करने के लिए नियमों में संशोधन के बाद से ये पहले पुरस्कार हैं। मुख्य जूरी को प्रारंभिक जूरी द्वारा 80 प्रस्तुतियों में से चुनी गई लगभग 30 फिल्मों को देखना था। जूरी में 8 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और कन्नड़ निर्देशक पी शेषाद्री और निर्देशक भद्रन भी शामिल हैं, जो प्रारंभिक निर्णय समिति की 2 समितियों के अध्यक्ष भी थे। पुरस्कारों की घोषणा करते समय सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने कहा कि यह पुरस्कार यह संदेश देगा कि सिनेमा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का आगे आना समय की जरूरत है। सुहासिनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कलाकारों के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए पुरस्कार के आयोजन के लिए केरल की सराहना भी की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी फिल्मों की गुणवत्ता अच्छी रही है। आपदा आने पर ही लोग अलग तरह से सोचते हैं, यह लोगों में अलग अलग भावनाएं लाएगा। इस अवधि के दौरान उत्पादन मुश्किल होता है, फिर भी हमारे पास विचार के लिए 80 फिल्में थीं। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर में 7 दावेदारों के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नाउ अ ट्रिप टू रशिया फॉर ग्लोबल ट्रॉटिंग टी सेलर कपल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अब चाय विक्रेता जोड़े को घूमने के लिए रूस की यात्रा मिलेगी। जिन लोगों ने विजयन और मोहना की जोड़ी के बारे में नहीं सुना है, उनके लिए कोची के गांधीनगर में उनकी साधारण कॉफी शॉप के बैनर दिलचस्प लग सकता है। यह घोषणा करता है कि दुकान 21 से 28 अक्टूबर तक बंद रहेगी, क्योंकि युगल रूस की यात्रा पर
होंगे, लेकिन यह शायद ही स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता पैदा करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह दुनिया भर में घूमने वाले चाय विक्रेता जोड़े के लिए सिर्फ एक और विदेश यात्रा है, जिन्होंने पिछले 14 वर्षों में 6 महाद्वीपों के 25 देशों का दौरा किया है। श्री विजयन ने कहा कि हम सप्ताह भर की यात्रा में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा करेंगे। रूस एक ऐसा देश है जिसने मुझे हमेशा सोवियत संघ के दौरे से ही मोहित किया है। यह खूनी अक्टूबर क्रांति की भूमि है और उन लोगों की भूमि है जिन्हें न केवल कब्जाधारियों के हाथों बल्कि अपने स्वयं के शासकों के हाथों भी झेलना पड़ा है। श्री विजयन ने कहा, यात्रा पिछले साल होती अगर महामारी न होती तो। दंपति ने अपने शुरुआती यात्राओं के लिए बैंक ऋण लिया और कॉफी शॉप से जो कुछ बचा सकते थे उसे चुका दिया। वे अकेले ही दुकान चलाते हैं और दैनिक मजदूरी खुद के लिए छोड़ देते हैं, जो उन्हें दूसरों को काम करने पर चुकानी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे यात्राओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे कर्ज भी बढ़ता गया, जो पिछले साल लगभग 4 लाख रुपए था। हालांकि जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैली, उन्हें प्रायोजक मिलने लगे कि उन्हें अब अपनी यात्राओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की उनकी अंतिम यात्रा प्रायोजित थी और इसी तरह रूस की उनकी नवीनतम यात्रा भी प्रायोजित है, जिसे एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अपनी पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार उनके साथ उनकी 2 बेटियों और उनके परिवार भी होंगे, जिन्हें हालांकि यात्रा का खर्च खुद ही उठाना होगा। 71 वर्षीय श्री विजयन ने कहा कि इसमें लगभग 13.5 लाख लगेंगे, जिसे वे अपने भविष्य निधि से ऋण लेकर या अपने गहनों को गिरवी रखकर जुटाएंगे, जीवन को अनगिनत यात्राओं के रूप में मानते हुए। एक ट्रैवल एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए उनकी सिंगापुर की यात्रा भी है, जिसके वे ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक भूमिका जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जा रहा है जापान वह है जहां वह अपनी 69 वर्षीय पत्नी के साथ वियतनाम और कंबोडिया के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो यात्रा के बारे में भी उत्साहित हैं। इस जोड़े ने पिछले साल एक किताब प्रकाशित की थी, छाया विट्टू विजयंतेयुम मोहना येदुयम लोक संचारंगल, जो शिथिल रूप से चाय बेचकर विजयन और मोहना के वैश्विक पर्यटन में तब्दील हो जाती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है जयशंकर टू विजिट इजराइल फॉर हाई लेवल एंगेजमेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए इजराइल जाएंगे जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की 4 महीने पुरानी सरकार के साथ इस तरह के पहले उच्च स्तरीय जुड़ाव और मंत्री के रूप में देश की अपनी पहली यात्रा के लिए रविवार को इजराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जो वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी हैं, और उम्मीद है कि 2023 में इजराइल सरकार के गठबंधन समझौते के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। उनके राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, पीएम बेनेट और केसेट के स्पीकर मिकी लेवी से भी मिलने की उम्मीद है, जिनमें से सभी ने पिछले कुछ महीनों में अपने नए पद ग्रहण किए हैं। भारत में इजराइल के मनोनीत राजदूत नाओर गिलोन, जिन्होंने अभी तक भारत में अपनी साख प्रस्तुत नहीं की है, ने कहा कि यात्रा गहन होगी। श्री गिलोन ने एक ट्वीट में लिखा, एएम के रूप में अपनी पहली यात्रा पर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जाने का इंतजार कर रहे हैं। 2017 की यात्रा ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के बयान में ऐसा कहा गया है। तब से दोनों देशों के बीच संबंधों ने ज्ञान आधारित साझेदारी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है, में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने सहित नवाचार और अनुसंधान में सहयोग शामिल है। उनके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा की यात्रा करने की भी उम्मीद है और भारतीय मूल के यहूदी समुदाय इंडोलॉजिस्ट और भारतीय छात्रों के साथ बैठकें करेंगे, जो वर्तमान में इजरायली विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्री जयशंकर की इजराइल यात्रा भी पेगासस निगरानी विवाद ऊंची एड़ी के जूते के करीब आती है और खुलासे हैं कि कई भारतीय पत्रकारों और अन्य देश के लोगों के बीच प्रमुख राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों के फोन इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हैक किए गए थे, जबकि कंपनी
वहीं एनएसओ जोर देकर कहती है कि वह केवल सरकारी एजेंसियों को सॉफ्टवेयर बेचती है और सौदों को इजरायल सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। नई दिल्ली ने निगरानी करने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा और पूर्व इजरायली पीएम बेंजामिन के साथ बैठक के बाद शुरू हुआ था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉट बेस्ड ऑन एन पोल। तो चलिए इसे पढ़ें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जनमत सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई का सह प्रकाशन करने वाली जर्मन गैर लाभकारी संस्था वेल्थुंगर हिल्फ डब्ल्यूएचएच ने शनिवार को केंद्र सरकार के इस आरोप को खारिज कर दिया कि 16 सबसे खराब देशों में भारत की रैंकिंग एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित थी। इसने यह भी कहा कि सरकार अल्प पोषण को भ्रमित करना चाहती है, जो कि गलत है। गुरुवार को जीएचआई के शुभारंभ के बाद, जिसने भारत को 116 देशों में 101वां स्थान दिया, सरकार ने अपना मत व्यक्त किया और इसके दो प्रकाशकों कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा उपयोग की जाने वाली अवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, जो 4 प्रश्न राय पर निर्भर थी। जीएचआई स्कोर पर पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से एक की गणना करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सरकार ने अल्प पोषण संकेतक को चुना क्योंकि यह एकमात्र साधन था जहां भारत का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में खराब हुआ था। 2017 से 2019 और 2018 से 2020 के बीच अल्प पोषण का प्रसार 14% से बढ़कर 15.3% हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सलाहकार मिरियम वाइमर्स ने एक ईमेल में द हिंदू को बताया कि जीएचआई अल्प पोषण संकेतक के प्रसार का उपयोग करता है, जिसका मूल्यांकन एफएओ यानी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रत्येक देश के खाद्य बैलेंस शीट डेटा का उपयोग करके किया जाता है। एक खाद्य तुलन पत्र एक निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान देश की खाद्य आपूर्ति के पैटर्न की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए आपूर्ति के स्रोत और उसके उपयोग को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि एक सर्वेक्षण पर भरोसा करने के बजाय सूचकांक को अल्प पोषण संकेतक की गणना करने के लिए वजन और ऊंचाई के माप का उपयोग करना चाहिए था। सुश्री वीमर ने कहा कि यह अल्प पोषण संकेतक की गलत फहमी का प्रतिनिधित्व करता है। अल्प पोषण कैलोरी की अपर्याप्त पहुंच वाली जनसंख्या के अनुपात का एक माप है और यह देश में खाद्य आपूर्ति से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। यह वजन और ऊंचाई का माप नहीं है। यानी कि भारत सरकार ने कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रति व्यक्ति वजन और ऊंचाई के आंकड़ों से संबंधित होना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना देश में होने वाली खाद्य आपूर्ति से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आर्मी एयर डिफेंस स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। थल सेना वायु रक्षा ने खरीद को आगे बढ़ाया। अपनी आधुनिकीकरण प्रक्रिया में कई देरी के बाद आर्मी एयर डिफेंस एडी सौदों और परीक्षणों के मामले में अगले कुछ महीनों में बड़ी प्रगति की ओर देख रहा है। इनमें अतिरिक्त स्वदेशी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसएएम प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरएसएएम और रूस से इग्ला एस बहुत कम दूरी की वायु रक्षा वीएसएचओआरएडी प्रणाली शामिल है। सेना ने उप प्रमुखों की आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के माध्यम से आपातकालीन खरीद के तहत रूस से इग्ला एस प्रणालियों की एक छोटी संख्या का अनुबंध किया था और जल्द ही डिलीवरी की उम्मीद थी। सेना के 2 आकाश रेजिमेंट सेवा में हैं और 2 के लिए बातचीत जारी है। अनुबंध जनवरी तक समाप्त होने की उम्मीद है। आकाश स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मध्यम दूरी की एसएएम प्रणाली है, जिसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे
रहे MRSAM का सेना संस्करण अगले कुछ महीनों में होने वाले परीक्षणों के अंतिम चरण के साथ शामिल होने के करीब है। अधिकारी ने कहा कि यह शामिल होने की अंतिम स्थिति में है। वायु रक्षा 3 स्तरों पर कार्य करती है: बंदूक या मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी और उच्च श्रेणी की। इसके अतिरिक्त एडी बंदूकें 2 प्रकार की होती हैं: एडी गन मिसाइल सिस्टम और एडी सेल्फ प्रोपेल्ड गन। यहाँ एडी का मतलब है आर्मी एयर डिफेंस। सेना दोनों श्रेणियों में बंदूकों की तलाश कर रही है। मध्यम खंड में इसमें स्वदेशी आकाश SAM है, जबकि MRSAH उच्च श्रेणी में फिट बैठता है। पिछले महीने MRSAM सिस्टम की पहली डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट भारतीय वायुसेना IAF को सौंप दी गई थी, जो 70 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेद सकती थी। अधिकारियों ने कहा कि एग्ला-S वशोराड सौदे में बार बार देरी हुई, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों को देखा है और यह निष्कर्ष के करीब है। अनुबंध जनवरी तक समाप्त हो जाना चाहिए। रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट की एग्ला-S बोली को 2018 में 3 दावेदारों में सबसे कम बोली घोषित किया गया था। अन्य दावेदारों फ्रांस के MBDA और स्वीडन के SAAB ने एग्ला-S को विजेता घोषित किए जाने के बाद विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा SAAB ने मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का विवरण देते हुए एक आधिकारिक शिकायत दर्ज प्रस्ताव के लिए अनुरोध। RAFP 1 अक्टूबर 2010 में 5000 से अधिक मिसाइलों, 258 सिंगल लॉन्चर और 258 एंटी लॉन्चर के लिए जारी किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 6400 करोड़ थी और परीक्षण 2012 में शुरू हुआ था। 14 अक्टूबर 2021 को सेना ने 220 वायु रक्षा बंदूकें और 1,41,576 राउंड गोला बारूद के लिए अनुरोध के लिए प्रस्ताव जारी किया, जो अधिग्रहण प्रक्रिया की खरीद और मेक श्रेणी के तहत खरीदे जाने थे। इसके भीतर RAFP के अनुसार 25 बंदूकें और 44,440 राउंड गोला बारूद खरीद हिस्से के तहत और शेष अनुबंध के मेक हिस्से के तहत खरीदा जाएगा। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 है। एक अन्य श्रेणी में त्वरित प्रतिक्रिया SAM यानी कि QRSAM खरीद के लिए एक वैश्विक निविदा में देरी हो रही है। DRDO द्वारा एक स्वदेशी परियोजना आगे बढ़ रही है। एक अधिकारी ने कहा कि DRDO ने अवधारणा का सबूत पेश किया है और अब तक 3 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइम: इंडस्ट्री सीक्स रोल इन फ्रेमिंग रेगुलेशंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उद्योग चिकित्सा उपकरणों के लिए नियम बनाने में भूमिका चाहता है। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रस्तावित दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के विधेयक को चिकित्सा उपकरण नियम MDR 2017 के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने नोट किया कि नए अधिनियम को तैयार करते समय सभी मुद्दों और दृष्टिकोणों की समग्र समझ के लिए उद्योग विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के समावेशी ढांचे की आवश्यकता थी। मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पवन चौधरी ने कहा कि चिकित्सा उपकरण MDR 2017 द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सावधानी पूर्वक विकसित किया गया था। श्री चौधरी ने कहा कि ये नियम चिकित्सा उपकरणों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन नियामक ढांचे इन विट्रो डायग्नोस्टिक सहित का भी पालन करते हैं और ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स GSTF और इंटरनेशनल मेडिकल द्वारा विकसित मार्गदर्शन दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए चरणवार दृष्टिकोण का पालन करते हैं। डिवाइस रेगुलेटर फोरम IMDRF श्री चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि सामंजस्यपूर्ण नियम भारतीय निर्माताओं को वैश्विक बाजारों में अपने उत्पादों की अधिकारिता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, सरकार के मेक इन इंडिया उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ते हैं। बॉश एंड लोम्ब के कंट्री मैनेजर संजय भूटानी ने बताया कि उद्योग ने नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए CDSCO के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है और आगे भी मरीजों की गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच के लिए ऐसा करना जारी रखेगा। जर्मन मेडिकल
मेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिवाइस के प्रबंध निदेशक बी ब्राउन मेडिकल इंडिया इंद्रनील मुखर्जी ने कहा कि पिछले एक दशक में और विशेष रूप से महामारी के साथ नियामक अधिकारियों और नीति निर्माताओं ने एक अच्छी तरह से परिभाषित और व्यापक ढांचा स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता को महसूस किया है। चिकित्सा उपकरणों, निदान और उपकरणों के लिए उन्होंने कहा कि इस विशेषज्ञ नेटवर्क में उद्योग विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के समावेशी ढांचे की आवश्यकता है और सभी मुद्दों की समग्र समझ में मदद मिलेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सैलाइन सॉइल रिक्लेमेशन वर्क्स वंडर्स इन सुंदरबंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुंदरबन में नमकीन मिट्टी का सुधार अद्भुत काम करता है। मई 2021 के अंतिम सप्ताह में जब सुंदरबन के बड़े क्षेत्र चक्रवात यास के प्रभाव में खारी पानी से भर गए थे, पूरे क्षेत्र के किसानों ने इस मौसम में नई फसल की उम्मीद छोड़ दी थी। चक्रवातों के पहले के अनुभवों के आधार पर विश्वजीत जाना जैसे कई किसानों ने सोचा कि अगले कुछ वर्षों तक खेती नहीं करेंगे। हालांकि गोसाबा ब्लॉक के सोना गांव में मिट्टी की लवणता के सुधार की एक अनूठी परियोजना ने क्षेत्र के कई किसानों को आशा दी है। संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों का एक समूह इस बहाली परियोजना में एक साथ आया है जो चक्रवात के परिदृश्य को तबाह करने के महीनों बाद 10 बीघा भूखंड में धान की खेती कर रहा है। उत्तरायण वाइल्ड लाइफ की दिया बनर्जी ने द हिंदू को बताया कि आमतौर पर चक्रवात के बाद सुंदरबन में ध्यान अल्पकालिक राहत पर होता है, लेकिन हमने जो करने की कोशिश की है वह लोगों को दीर्घकालिक स्थायी पारिस्थितिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगा। सुश्री बनर्जी ने कहा कि शुरुआत में विलवलीकरण परियोजना के पीछे जो लोग सफलता के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन धान की उपज ने सभी को चौंका दिया है। उपन्यास पहल को उत्तरायण वन्यजीव द्वारा समर्थित किया गया है और नेचर मेट्स ने पहल को रसद सहायता प्रदान की है। दोनों संगठन काफी समय से सुंदरबन में काम कर रहे हैं। कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान प्रदीप सेन ने कहा कि अलवड़ीकरण के लिए जाने वाली एकमात्र तकनीक मीठे पानी की सिंचाई है, जो कि सुंदरबन में बहुत मुश्किल है। चक्रवात के बाद भूखंड की लवणता 17.4 डीएस पर मीटर थी, जो लवणता को डेसी सीमेंस प्रति मीटर का उपयोग करके मापा जाता है। यहाँ डीएस का मतलब डेसी सीमेंस है, लेकिन विलवणीकरण अभ्यास के बाद यह 2.04 डीएस पर एम तक नीचे था। हमने विभिन्न प्रकार के धान की खेती भी की जो मिट्टी की लवणता के लिए अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी हैं और उत्पादन बहुत उत्साहजनक रहा है। डॉक्टर सेन ने कहा, जो उत्तरायण वन्यजीव से जुड़े हैं और विलवणीकरण अभ्यास को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम लॉन्च्ड। तो चलिए इसे पढ़ते। कोविड-19 टीकाकरण गान लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को संयुक्त रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश के टीकाकरण कार्यक्रम पर एक गान का शुभारंभ किया। इस गाने को कैलाश खेर ने प्रोड्यूस और गाया है। सीमावर्ती और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री मंडाविया ने कहा, भारत अब तक कोविड-19 वैक्सीन 97 करोड़ से अधिक खुराक का प्रशासन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा बिरादरी में विश्वास किया है। मंत्री ने कहा कि सभी के प्रयासों के कारण हम देश के कोने कोने में टीके पहुंचाने और इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने का कठिन कार्य करने में सक्षम थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइनाज मीडिया हेल भूटान डील एज ब्रेक थ्रू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन की मीडिया ने भूटान के सौदे को सफलता बताया। चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता को गति देने के लिए 3 चरणीय रोडमैप पर गुरुवार का समझौता वार्ता में गतिरोध को तोड़ देगा, चीन मीडिया ने रिपोर्ट में कहा। भूटान और चीन ने गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन के सहायक विदेश मंत्री वू जियानघाओ ने कहा कि एमओयू दोनों देशों के बीच सीमांकन पर बातचीत को तेज करने और राजनयिक संबंध
संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सार्थक योगदान देगा। बयान में भूटान के विदेश मंत्री के हवाले से कहा गया है कि भूटान MOU को लागू करने के लिए चीन के साथ काम करेगा, सीमांकन पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। जबकि भूटान के विदेश मंत्रालय ने समझौते पर एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि किसी भी पक्ष ने रोडमैप पर विवरण जारी नहीं किया। हालांकि चीनी राज्य मीडिया ने सीमा वार्ता में पहली सफलता के रूप में समझौता ज्ञापन की सराहना की, जो 1984 से शुरू हुई थी, जिसमें 20 दौरे हुए थे। स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से संबंधित थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में दक्षिण एशिया के विद्वान वांग शिदा ने पार्टी द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स को बताया कि MOU एक मील का पत्थर है और गतिरोध को तोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चीन और भूटान के बीच सीमा का मुद्दा विशेष है, क्योंकि यह न केवल भूटान से संबंधित है बल्कि चीन भारत संबंधों के लिए एक नकारात्मक कारक भी बन गया है। अगर चीन और भूटान सीमा विवादों को सुलझाने में प्रगति करते हैं तो भारत के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में परेशानी पैदा करने के कम मौके और बहाने होंगे। CICIR के एक अन्य विशेषज्ञ वांग ने बीजिंग में आमतौर पर माना कि डोकलाम पठार पर भारत की चिंताएं चीन के साथ 2017 गतिरोध की साइट नई दिल्ली के साथ पिछले कुछ वर्षों में वार्ता रुकने का एक कारण था, एक सीमा समझौते पर जो अपने हितों को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि डोकलाम गतिरोध के बाद चीन और भूटान ने लंबे समय तक सीमा वार्ता के लिए बैठक नहीं की, जिससे पता चलता है कि भारत भूटान पर बहुत प्रभाव डाल रहा था। जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट नहीं है कि चीन किस हद तक क्षेत्रीय रियायतें देने को तैयार होगा, जिसके लिए दोनों पक्षों में समझौता करने की आवश्यकता होगी। इससे पहले वार्ता में भूटान के उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों से निपटा गया था, जिसमें उत्तर में पासमलुंग और जकारलुंग घाटियां और पश्चिम में डोकलाम शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पहले एक पैकेज समाधान की पेशकश की थी, जो बीजिंग को डोकलाम को नियंत्रित करने और उत्तरी घाटियों को सीज करने के लिए देखेगा। पिछले साल विवाद में सक्टेंग को शामिल करने को कुछ पर्यवेक्षकों ने भूटान को वापस मेज पर लाने के लिए बातचीत की रणनीति के रूप में देखा था। भारत के साथ 2017 के गतिरोध के बाद से बीजिंग ने भारत चीन भूटान ट्रांजैक्शन के साथ रणनीतिक रूप से स्थित डोकलाम पठार के अधिकांश हिस्से पर अपना वास्तविक नियंत्रण पहले ही मजबूत कर लिया है। आमने सामने की जगह को छोड़कर, जहां भारत ने एक सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई थी जो त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु को और दक्षिण की ओर धकेल देगी, चीन ने पठार के अधिकांश हिस्सों में अपनी उपस्थिति को और गहरा कर लिया है और ऐसा करने में भूटान के बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा है। चीनी मीडिया ने पिछले साल डोकलाम में एक नवनिर्मित गांव की तस्वीरें भी दिखाई, जो भूटान और चीन द्वारा विवादित क्षेत्र में है। जबकि 3 चरणीय रोडमैप का कोई विवरण सामने नहीं आया है। श्री वांग ने कहा कि रोडमैप भारत चीन सीमा वार्ता की 3 चरणीय प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि क्या भूटान के साथ सीमा वार्ता उतनी ही कष्टप्रद होगी। सिंघुआ विश्वविद्यालय के कियान फेंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि कदमों में पहले एक ढांचा स्थापित करना, नक्शे के आदान प्रदान के साथ विशेष विवादों की पुष्टि करना और फिर एक समाधान चरण शामिल हो सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। उसका टाइटल है चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स डॉक विद स्पेस स्टेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करते हैं। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने शनिवार को चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया, जो कि बीजिंग का अब तक का सबसे लंबा क्रू मिशन है और एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के अपने अभियान में नवीनतम मील का पत्थर है। तीनों ने आधी रात के बाद तुरंत विस्फोट कर दिया और उनके तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने बिताने की उम्मीद है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगला टाइटल है स्मॉल ग्रोवर्स एजिंग आउट बिग प्लेयर्स सेज टी एसोसिएशन। टी एसोसिएशन का कहना है कि छोटे उत्पादक बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI ने कहा कि छोटे चाय उत्पादक
संगठित क्षेत्र में संपदा को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वे कल्याणकारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे नहीं हैं। एआई ने भारत में चाय उद्योग की स्थिरता शीर्षक वाले अपने पेपर में कहा, छोटे चाय उत्पादक या एसटीजी अब अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वे भारत के चाय उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। एसटीजी वह व्यक्ति होता है जो 25 एकड़ तक के क्षेत्र में चाय की खेती करता है और असम और पश्चिम बंगाल में 2 लाख से अधिक एसटीजी हैं। टीएआई ने कहा कि एसटीजी कल्याणकारी गतिविधियों से बोझ नहीं है जो संगठित संपदा अपने श्रम बल को प्रदान करते हैं। यह चाय उद्योग में एक द्वंद्व पैदा करता है। संपदा और छोटे उत्पादकों के पास उत्पादन की अलग अलग लागतें होती हैं। विभिन्न कल्याणकारी जिम्मेदारियों के साथ फिर भी वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। छोटे उत्पादकों से उपलब्ध कम लागत वाली चाय उन संगठित संपदाओं की चाय को कम कर देती है जिनकी उत्पादन लागत बहुत अधिक होती है और अधिक कड़े नियमों का पालन करना होता है। ऐसे परिदृश्य में संगठित क्षेत्र टिकाऊ नहीं रह सकता है, टीएआई ने कहा। अखबार ने कहा कि भारत में चाय का उत्पादन 2005 में 945 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2020 में 1255 मिलियन किलोग्राम हो गया, जो 15 वर्षों में 33% की वृद्धि है। टीएआई ने कहा कि उत्पादन ने चाय की खपत को पीछे छोड़ दिया है, जिससे चाय बागानों के लिए बिक्री मूल्य स्थिर हो गया है। टीएआई ने कहा कि श्रम लागत, जो संगठित चाय बागानों के उत्पादन की लागत का 60% है, ने संपदा को नुकसान में डाल दिया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है क्लाइमेट फाइनेंस टेक ट्रांसफर नॉर्म्स नॉट डिफाइंड एफएम। चलिए इसे पढ़ते हैं। जलवायु वित्त तकनीकी हस्तांतरण मानदंड प्रदर्शित नहीं, एफएम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी यात्रा के वाशिंगटन डीसी चरण के समापन पर कहा कि जलवायु वित्त के प्रति वर्ष $100 बिलियन की प्रतिबद्धता को कैसे मापा जाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार हैं, अनुत्तरित हैं। मंत्री जो विश्व बैंक और आईएमएफ वार्षिक बैठकों के लिए शहर में हैं, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संवाद और अन्य देशों के साथ साथ निजी क्षेत्र के साथ बैठकें, कई बैठकों में जलवायु वित्त दायित्वों के मुद्दों को बार बार उठाया गया या चर्चा की गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि क्या यह पैमाने के लिए कोई उपाय किए गए थे कि क्या किसी विशेष परियोजना पर किसी व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया पैसा उस $100 बिलियन का हिस्सा होगा। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में हिंदू जलवायु वित्त पर शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता में ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तो $100 अरब का गठन क्या होता है, हम कैसे मापें कि वास्तव में $100 अरब दिए गए हैं या केवल कुछ राशि दी गई है। विकसित देशों ने पेरिस समझौते के तहत 2020 से प्रति वर्ष $100 अरब आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, ताकि गरीब देशों में उत्सर्जन में कटौती की सुविधा हो और इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी प्रभावित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के साथ भी इसी तरह का एक मुद्दा मौजूद है। इन उद्देश्यों के लिए नामित प्रौद्योगिकी का गठन क्या है और हस्तांतरण को कैसे मापा जाता है। उन्होंने कहा कि फंडिंग कई देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भी। ग्लासगो में महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले भारत पर विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन से अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं से परे और अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती की घोषणा करने और प्रदान करने के लिए दबाव में आया है। एक समय सीमा जिसके द्वारा यह नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा। भारत ने 2016 में कहा था कि 2030 तक वह 2005 के असर के सापेक्ष अपने उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करेगा। बदले में यह तर्क दिया गया है कि विकासशील देशों को विकास के लिए जगह चाहिए और विकसित देशों को नेट माइनस प्रतिमान की ओर बढ़ना चाहिए और जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में क्या चीन पर ऋण स्थिरता और पारदर्शिता के संदर्भ में चर्चा की गई थी, सुश्री सीतारमण ने कहा कि इस विषय पर चर्चा की गई थी, लेकिन चीन का नाम लेने से ही रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने निश्चित रूप से अस्थायी ऋण निधि को देखने के इस मुद्दे को उठाया है और यह कई देशों के दिमाग में है। इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगली न्यूज का टाइटल है टाइम टेकन फॉर 5G विल रेज प्रिपेयर्डनेस लेवल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 5G के लिए लगने
वाले समय से बढ़ेंगी तैयारियां। डेल टेक्नोलॉजीज भारत के निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी दूरसंचार सौरभ तिवारी ने कहा कि भारत को 5G नेटवर्क शुरू करने में भले ही समय लग रहा हो, लेकिन इससे 5G के लिए देश की तैयारियों में इजाफा ही होगा। उन्होंने बताया कि चूंकि 5G तकनीक स्वयं बहुत तेजी से विकसित होती है, यह अतिरिक्त समय देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, प्रौद्योगिकी और उपकरण खिलाड़ियों को एक आसान संक्रमण, बेहतर ग्राहक अनुभव और एक कुशल नेटवर्क रणनीति और वास्तुकला के लिए परिपक्व प्रौद्योगिकियों के शुभारंभ के लिए तैयार करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के नेटवर्क 5G रोलआउट के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। इसके साथ ही भारत के दूर संचार बुनियादी ढांचे को अक्सर कम करके आंका गया है। वास्तविकता यह है कि हमारे नेटवर्क विश्व स्तर के हैं। उन्होंने कहा कि जिस पैमाने को हम संभालते हैं उसकी तुलना चीन जैसे देशों से की जाती है, जिनके नेटवर्क भी बड़े ग्राहक आधार को पूरा करते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एज ऑफ मून रॉक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चांद की चट्टान की उम्र। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू की गई चंद्र जांच ने हाल ही में 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा से चट्टान और मलबे के पहले ताजा नमूने वापस लाए। अब वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इन चंद्रमा चट्टानों की उम्र 1.97 अरब साल के करीब निर्धारित की है। अपोलो द्वारा एकत्रित सभी ज्वालामुखी चट्टानें 3 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी थीं। तो इसी के साथ ही 17 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।